हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अपने घरों में सुरक्षित हो गए। तो बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसी क्लास जिसकी है आपको सबसे ज्यादा जरूरत। तो जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं हम लोग ढूंढते हैं कि यार हमें जो है इतना लंबा जो चैप्टर है कोई बहुत ही छोटे तरीके से पढ़ा दे। और बच्चों, मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि क्लास 10th में फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, ये जो चैप्टर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, तो बच्चों ये चैप्टर ऑब्वियसली बहुत ही लेंथी है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और हर कॉन्सेप्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट मिस कर दिया तो हमारे शायद नंबर है कि वो भी कम आ सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, इसलिए मैं इस बड़े से चैप्टर को आपको बहुत ही छोटे में समझाऊंगी बेटा। बस ये एक लेक्चर, और इस एक लेक्चर में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बेटा पढ़ा दूंगी, कोई डाउट नहीं बचेगा बेटा। मैं ये आपको जो है लिख कर दे सकती हूँ। बस आपको करना क्या होगा, बस इस क्लास को देख लेना है। ये क्लास अपने आप में सफिशिएंट है, जितना इस क्लास में लिखाया गया है बस उतना ही तुम्हें ध्यान रखना है। इस क्लास को देखकर आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, बस इतना ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतरीन क्लास को। तो बच्चों, क्लास को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्लास 10th का एक ऐसा बैच जो आपको बना सकता है टॉपर, यानी कि टॉपर्स बैच बेटा स्टार्ट हो चुका है। और बच्चों, इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ टीचर्स नोट्स मिल रहे हैं। टीचर्स नोट्स बेटा जो है नोट्स के साथ साथ आपको PYQs भी मिल रहे हैं, टीचर स्लाइड्स मिलेगी, सैंपल पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और बच्चों, इसके साथ ही साथ जितने भी आने वाले टॉपर्स बैच है उसकी क्लासेस भी आपको कैसे मिलेंगी, उसकी क्लासेस भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। इसके अलावा अगर बात करें इस बैच के प्राइस की, तो ये है मात्र 1199 रुपए का। यानी बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट है इस कोर्स से रिलेटेड तो आप 0124715825 पे कॉल कर सकते हैं और बेटा इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं और कर सकते हैं बोर्ड में टॉप। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे सबसे बेहतरीन से चैप्टर की। बच्चों, जैसा कि नाम सही नाम ही है, प्रकाश। प्रकाश क्या होता है अगर हम बात करें तो प्रकाश को देख के समझ में आता है उजाला, रोशनी, राइट। अब बच्चों, इस रोशनी को देख के तुम्हें क्या लगता है, हम लोग अगर अमूमन भाषा में बात करें तो हम ये कहेंगे कि अगर प्रकाश मौजूद ना हो तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यानी कि प्रकाश की मौजूदगी में हमें अपने आसपास की चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं। पर क्या असल में प्रकाश यही करता है? नहीं बच्चों, अगर रियलिटी बात करें कि रियल में आखिरकार ये प्रकाश है क्या, अरे कोई वस्तु है या जो है कोई भी जो है हम कह सकते हैं पदार्थ है क्या ये? तो बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है बेटा। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों, आपने देखा भी होगा जब भी हम लोग कोई भी वस्तु सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो वो गर्म हो जाती है। वो गर्म क्यों ही बेटा? वो गर्म इसलिए हुई क्योंकि उस पर प्रकाश पड़ रहा है। और बच्चों, जो प्रकाश जो हम कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। तो बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, पैकेटों के रूप में चलता है। और इन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं बेटा? इन पैकेट्स को हम कहते हैं फोटोन। तो असल में क्या होता है बच्चों? असल में होता ये है कि जब भी प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो बच्चों असल में क्या हुआ, फोटोन उस पर गिर रहे हैं, फोटोन उस वस्तु पर टकरा रहे हैं। तो फोटोन के अंदर जो मौजूद ऊर्जा है वो क्या होती है, उस वस्तु में ट्रांसफर हो जाती है, उस वस्तु में चली जाती है, जिससे वो वस्तु गर्म हो जाती है। और इसलिए बेटा धूप में रखी हुई कोई वस्तु गर्म हो जाती है। आगे बच्चों बात करते हैं कि हमें प्रकाश मिलता कहां से है। तो हमारे घर में बेटा जी बहुत सारी चीजें हैं। हमारे घर में लैंप है, हमारे घर में दिया है, हमारे घर में बच्चों जो है बिजली का बल्ब लगा हुआ है ना। अगर थोड़ा सा घर से बाहर निकलोगे तो सूर्य देवता दिखाई दे जाएंगे, तारे दिखाई देंगे, चंद्रमा दिखाई देगा बेटा, जुगनू दिखाई देगा, जलता हुआ कोयला दिखाई देगा। तो आखिरकार बेटा जी हम कह सकते हैं कि प्रकाश तो हमें इन सारी चीजों से मिल रहा है। जिन वस्तुओं से प्रकाश मिलता है उन्हें हम कहते हैं प्रकाशीय स्रोत। जिससे प्रकाश प्राप्त हो रहा है क्या कहलाएगा? प्रकाशीय स्रोत कहलाएगा। अब बच्चों, प्रकाश के स्रोत को हमने जो है बेटा जी क्या किया,
बेटा दो तरह से डिवाइड कर दिया। हमें पता है कि प्रकाश जो है हमें सिर्फ और सिर्फ दो तरीके से ही प्राप्त हो सकता है। एक होता है बेटा प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत, है ना बेटा, एक होते हैं प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत और बेटा जी एक होते हैं कृत्रिम प्रकाशीय स्रोत। अगर बच्चों मैं बात करूं प्राकृतिक की तो जैसे बेटा सूर्य, चंद्रमा, तारे, जुगनू, है ना, ये सब क्या है, प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत हैं। अगर मैं बात करूं कृत्रिम की, जिनको मानव ने अपने हाथों से बनाया है, तो बच्चों जैसे कि हमारा लैंप बेटा, हमारा जो है दिया, है ना, ये सब क्या है, मानव ने निर्मित किया है बच्चों। इसके अलावा हम कह सकते हैं बच्चों हमारे घर में जो बिजली के बल्ब लगे हुए, मोमबत्ती है, ये सब क्या है बच्चों, ये सभी जो है कृत्रिम प्रकाशीय स्रोत हैं। आगे बच्चों बढ़ेंगे और बात करते हैं प्रदीप्त वस्तुओं की। अब हमारे पास वस्तुएं भी दो तरह की हैं बेटा, आपसे पूछा जा सकता है एक नंबर में। मैंने फिर बोला कि इस चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, छोटा से छोटा इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं सब कुछ पढ़ाने वाली हूं। ये चैप्टर का जो ये क्लास है बेटा जी अपने आप में सफिशिएंट है, ये क्लास देख डाली, कुछ बेटा जी तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों प्रदीप्त वस्तु, इनको इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस बॉडीज। बेटा ऐसी वस्तुएं जो अपने प्रकाश को बाहर निकालती है, प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, जिनसे प्रकाश बाहर निकल रहा है। बच्चों जैसे कि आप देख लो जलता हुआ कोयला बेटा, वो भी क्या है, प्रदीप्त वस्तु में आएगा, राइट बेटा। प्रदीप्त मतलब जिससे प्रकाश निकल रहा हो, चाहे वो दिया हो, चाहे वो लैंप हो, चाहे वो जुगनू हो। बच्चों याद रखना सूर्य, है ना बेटा, ये क्या है, हम कह सकते प्रदीप्त वस्तु है, राइट। बच्चों तारे क्या है, प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु है। विद्युत बल्ब प्रदीप्त वस्तु, यानी कि ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश बाहर निकल रहा है, जिससे हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा है, उसे हम बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तुएं क्या है बेटा, जिनसे प्रकाश बाहर नहीं निकल रहा है, बल्कि बच्चों ये वस्तुएं हमें प्रकाश की मौजूदगी में दिखाई दे रही हैं। क्या हमारे और आपसे प्रकाश निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा है। बच्चों हम लोग एक दूसरे को कब देख पाते हैं, जब प्रकाश मौजूद होता है, जब कमरे की लाइट ऑन करते हैं, राइट। तो बच्चों हमारे घर के आसपास जितनी भी चीजें हैं, हमारे रूम में देख लो, टेबल, कुर्सी, मेज, ये सब क्या है बेटा, ये सभी जो है अदीप्त वस्तुएं हैं, इनसे प्रकाश बाहर नहीं निकलता। इवन बच्चों अगर आप देखो तो चंद्रमा, पृथ्वी, ये भी क्या है, अदीप्त वस्तुएं हैं। चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है बच्चों, ये इसका कोई स्वयं का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा चमकता नहीं है, ठीक है, चंद्रमा से कोई प्रकाश नहीं मिल रहा है, चंद्रमा हमें कल दिखाई दे रहा है बेटा, अन्य तारों का प्रकाश उस पर पड़ रहा है और इसलिए वह हमें दिखाई दे रहा है। या हम यूं कहें कि चंद्रमा पृथ्वी से सबसे पास है, दैट्स वाई बच्चों में चंद्रमा दिखाई देता है, बल्कि कोई और ग्रह दिखाई नहीं देता बेटा। तो हम कह सकते हैं चंद्रमा, पृथ्वी, मेज, कुर्सी, हम और आप, ये सब क्या है, हम बेटा हम लोग हैं अदीप्त वस्तुएं। अब बात करते हैं कि प्रकाश चलता कैसे है। बच्चों अगर प्रकाश के चलने की बात करें तो ये तो हमें पता ही है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है बेटा, इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी करा गया। तो बच्चों देखो जब ये बेटा जो ट्यूब बिल्कुल सीधी है, प्रकाश दिखाई दे रहा है, जैसे ही बेटा आप इसको मोड़ दोगे वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर आपको अंधेरा दिख रहा होगा। इसका एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, सारे कार्डबोर्ड में छेद कर दो बेटा, यहाँ पर टॉर्च लगा दो, आप क्या पाओगे कि लास्ट वाले तक बेटा जी क्या होगा, लास्ट वाले कार्डबोर्ड पर प्रकाश दिखाई देगा। पर अगर आपने हल्का सा भी जो है इसको ऊपर नीचे कर दिया तो आपको बेटा प्रकाश दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बच्चों का अब क्या हुआ, अब बेटा जो है प्रकाश तो सीधा चलता है, सीधा यहाँ पर कोई छेद है नहीं, तो प्रकाश उससे निकल पाएगा नहीं। अच्छा एक और बेटा चीज है कि प्रकाश को चलने के लिए पारदर्शी माध्यम चाहिए बेटा। प्रकाश सिर्फ और सिर्फ जो है हम कह सकते हैं जिन वस्तुओं को आर पार कर जाता है उन्हें कहते हैं पारदर्शी माध्यम, राइट। तो बच्चों प्रकाश जिन वस्तुओं से होकर के निकलता है, गुजरता है, जैसे अगर यहाँ पे कांच रखी होती, कांच से होकर आराम से निकल जाता, ठीक है बच्चों। लेकिन मान लो अगर प्रकाश के सामने, मान लो ट्यूबलाइट के सामने अगर मैं आ गई, मान लो कोई दिया जल रहा है, दिया के सामने मैं आ गई, तो क्या बेटा जी अब जो है मुझसे होकर के प्रकाश दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, राइट। अगर मैं आ जाऊंगा बेटा पीछे क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि प्रकाश मुझे क्रॉस नहीं कर सकता है, राइट। तो बच्चों हम क्या कहेंगे कि जिन वस्तुओं से होकर के प्रकाश गुजर सकता है, जिनके आर पार निकलता है, उन्हें पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जिनके आर पार निकलता नहीं है उन्हें अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब बच्चों यहां पर बात करते हैं प्रकाश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली चीज तो बच्चों ये
अगर प्रकाश की किरणें आ रही हैं और प्रकाश की किरणों के मार्ग में अगर कोई भी अपारदर्शी वस्तु आ जाएगी, प्रकाश की किरणों के मार्ग में यदि कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाएगी तो क्या होगा, छाया का निर्माण हो जाएगा। याद रखने वाली बात क्या है बेटा, याद रखने वाली बात यह है कि इस बात को ध्यान रखना होगा कि प्रकाश किरणें बिल्कुल सीधे आ रही हों। तो यदि कोई प्रकाश किरणें बिल्कुल सीधे आ रही हैं, कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाएगी तो उसकी छाया का निर्माण हो जाएगा। छाया अलग चीज है, प्रतिबिंब अलग चीज है। प्रतिबिंब कहां बनेगा, जब प्रकाश किरणें मिल रही होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। छाया कब बनेगी, प्रकाश के रास्ते में आप आगे आपकी छाया बन जाएगी। बच्चों अगला, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे बच्चों हमने देखा हुआ है अंतरिक्ष में बेटा जी प्रकाश आराम से चलता है। अंतरिक्ष बोले तो निर्वात, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है मैम निर्वात क्या होता है। निर्वात का मतलब कि ऐसी जगह जहां पर ना कोई गैस है, ना कोई जल है, ना कोई जो है धूल कण है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमारा अंतरिक्ष में बच्चों कुछ भी नहीं है। अब बेटा आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने भी हमारे अंतरिक्ष स्टेशन हैं, है ना, तो बच्चों जितने भी हमारे जो है हम कह सकते हैं बेसिकली जो हमने जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं बेटा, उन पे जो ऊर्जा आती है वो सनलाइट से ही आती है। वो उनमें बेटा जो सोलर पैनल लगे होते हैं, राइट बेटा, वो सूर्य की जो है प्रकाश से ही चल रहे हैं वो। तो बेटा जी हम क्या कह सकते हैं कि क्योंकि ऑब्वियस सी बात ना कि वहां पर तो लाइट चल रही है, तो यानी कि बेटा हम कह सकते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ बेटा प्रकाश सिर्फ और सिर्फ पारदर्शी वस्तुओं से ही होकर चल सकता है। देखो माध्यम होगी तब भी नहीं बेटा, देखो तब भी चलेगा, और अगर पारदर्शी माध्यम है तो ही उससे होकर गुजरेगा। अपारदर्शी बस नहीं होना चाहिए। बच्चों पारदर्शी बेटा बोले तो तेल, मोम, कांच, जल आदि। आगे बेटा हम बात करते हैं प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। अब ये बात हम जानते हैं, हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, तो बेटा आपको पता भी होगा कि माध्यम जितना ज्यादा विरल होगा, बेटा विरल का मतलब क्या है, जितना ज्यादा खाली होगा, जहां पर कुछ भी नहीं होगा, प्रकाश सबसे तेज वहां पर चल रहा होगा। जहां पर जो हमारे कण हैं वो पास पास होंगे बेटा, वहां पर प्रकाश स्लो चल रहा होगा, राइट। आगे बात करते हैं बच्चों। अब बेटा हमने स्टार्टिंग में देखो ये तो 10 मिनट थे, इनमें आपने ये जान लिया है कि आखिरकार प्रकाश क्या है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे बेटा जो है लाइट के बारे में ही जाने हैं, राइट। बच्चों अब जरा बात करते हैं कि आखिरकार हमें आसपास की चीजें दिखाई पड़ती कैसे हैं, राइट। जैसे ही आपने जो है लाइट ऑन करी, वैसे ही आपको अपने रूम में मौजूदा सारी जो चीजें हैं वो कैसे दिखाई दे रही हैं। तो बच्चों असल में वहां पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा होता है। क्या होता है बेटा, प्रकाश का परावर्तन होता है। बच्चों प्रकाश का परावर्तन क्या है बेटा, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो बच्चों असल में होता क्या है बेटा, मान लो ये व्यक्ति है, इस लड़के को गुलाब का फूल कैसे दिखाई दे रहा है। पहले बच्चे जो ये देखो बेटा, जो ये सनलाइट है बेटा, ये देखो हमारे गुलाब पर पड़ रही है, उसके बाद ये इसकी आंखों तक आ रही है। तो बच्चों असल में हम कह सकते हैं परावर्तन की घटना की वजह से ही बच्चों क्या होता है, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, राइट। तो बच्चों यहां पर बात कर लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही बेटा जी क्या होता है, हमें रंग भी दिखाई देते हैं। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ने यहाँ पर यहीं पर ही लिखवाना चाहूंगी कि बच्चों याद रखना कि जो प्रकाश है, ठीक है बेटा, प्रकाश के मार्ग में यदि कोई जो है नुकीली वस्तु आ जाएगी तो प्रकाश आंशिक रूप से मुड़ जाता है। ठीक बच्चों, यहां पे लिखवाना चाहूंगी कि यदि प्रकाश के मार्ग में कोई नुकीली वस्तु आ जाएगी तो वह आंशिक रूप से मुड़ जाता है। इस घटना को विवर्तन की घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, इस घटना को विवर्तन की घटना कहते हैं। यानी कि प्रकाश का हम क्या कह सकते हैं, प्रकाश का अगर किसी भी नुकीली वस्तु के सामने अगर वो आ गया तो वो हल्का सा मुड़ जाएगा, उस घटना को हम क्या कहेंगे, विवर्तन घटना कहेंगे। यहाँ पर ही बच्चों में एक आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखवाना चाहूंगी कि प्रकाश बेटा द्वैती प्रकृति शो करता है। बेटा प्रकाश द्वैती
दर्शाता है, शो करता है। बच्चों याद रखना, विवर्तन की घटना के कारण क्या होगा, विवर्तन की घटना की तरह से बेटा जी हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है, प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। और बच्चों अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं प्रकाश की पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया, राइट, प्रकाश की पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया, पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया, तो अगर प्रकाश की पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया कराई जाएगी तो क्या होगा बेटा, तो जो है बेटा जी उससे प्रकाश हम कह सकते हैं कणों के रूप में दिखाई देगा। तो वहां से हमें प्रकाश की कण प्रकृति के बारे में भी पता चलता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आखिरकार प्रकाश किसकी तरह व्यवहार करता है। प्रकाश कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है, इस बात को आपने ध्यान रखना है, राइट। बच्चों चूंकि प्रकाश आंशिक रूप से मुड़ गया था, उसने विवर्तन शो किया, इसलिए हमने उसको तरंग माना। प्रकाश ने बेटा जी क्या किया, पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया करी, इसलिए बेटा हमने इसको क्या माना, कण माना, राइट। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार प्रकाश के परावर्तन की वजह से होता क्या है। बच्चों प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही हमें चीजें दिखाई देती हैं। यहाँ पर बच्चों हम लोग देख सकते हैं जो शीशा है वो शीशे से बेटा क्या कर रहा है, प्रकाश के किरणों को एकदम से इकट्ठा कर रहा है। बेटा शीशे में क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर पानी में भी हमें जो है पूरा तस्वीर दिखाई दे रही है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि सतह जितनी ज्यादा चिकनी होगी, है ना, सतह जितनी चिकनी होगी, सतह जितनी चिकनी परावर्तन उतना ज्यादा होगा, परावर्तन उतना अधिक होगा, राइट। बच्चों जितना देखो, जितना ज्यादा बेटा जी हम कह सकते हैं खुरदरा सतह होगा बेटा, प्रकाश अवशोषित, कुछ मात्रा अवशोषित हो जाएगी और बेटा हम कह सकते हैं उससे इतना ज्यादा परावर्तन नहीं होगा। अब बच्चों बात करते हैं कि आखिरकार जो प्रकाश का परावर्तन है उसके नियम क्या होते हैं। तो एक बार यहाँ पर डेफिनेशन में लिखवाना चाहूंगी कि डेफिनेशन क्या है, आपको जितना ध्यान रखना है कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की जो घटना होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आपको बेटा दर्शाना चाहूं तो बेटा जो ये आने वाली किरण है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। जो ये जाने वाली किरण बेटा उसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। जिस तल से परावर्तन हो रहा है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो परावर्तक सतह पर बेटा जी हम कह सकते हैं जो ये बिंदु है जहां पर प्रकाश आके टकराया उसे बेटा हम क्या बोलेंगे, उसे हम परावर्तन बिंदु कहेंगे, राइट। जहां से जिस बिंदु से प्रकाश टकरा के लौटा है इसे हम कहेंगे परावर्तन बिंदु। परावर्तन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाएगा, ये अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये अभिलंब कहलाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं परावर्तन के नियम के बारे में। परावर्तन के नियम बच्चों बेहद आसान, हमारे पास दो नियम है। पहला नियम क्या है बेटा, पहला नियम ये है आपतित किरण देखो अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ तो ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होंगे। जितना है ना बेटा देखो प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बना करके आएगी उतना ही कोण बना करके परावर्तित हो जाएगी। बच्चों सेकेंड थिंग क्या है, आपतित किरण है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, राइट। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट मैं बात यहां पर करना चाहूंगी कि यदि प्रकाश किरण बेटा जी किसी सतह की मैं कह सकती हूं लंबवत, जैसे बेटा मान लो प्रकाश किरण सतह पर इस मिरर पर इस तरह से टकराई, ठीक है।
यदि प्रकाश किरण किसी सतह पर लंबवत टकराएगी तो बेटा उसका परावर्तन उसी मार्ग में हो जाएगा और बेटा वो उसी मार्ग में लौट जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, स्पेशल कॉन्सेप्ट है, तो लिख लेते हैं कि लंबवत या अभिलंबवत कह लो, राइट। अभिलंबवत आने वाली प्रकाश किरण का परावर्तन उसी मार्ग में हो जाता है, ठीक है, जिस मार्ग से वो आती है, जिस मार्ग से वो आती है। यानी कि बेटा इस केस में क्या होगा, इस केस में आपतन और परावर्तन कोण के मान दोनों ही 0 डिग्री होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या याद रखोगे कि अभिलंबवत आने वाली जो प्रकाश किरण है बेटा, उसका बेटा वो जो है उसी मार्ग में जो है परावर्तित हो जाएगी जिस मार्ग से वो आती है। उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में आपतन कोण परावर्तन कोण के मान 0 होंगे। अब बच्चों मैं बात करती हूँ कि जो है मैंने आपको बताया था कि जो सतह जितनी ज्यादा खुरदरी होगी बेटा उससे परावर्तन उतना ही कम होगा। बच्चों चंद्रमा भी हमें प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। चंद्रमा का दिखना ही बेटा क्या है, परावर्तन के कारण ही ये हमें दिखाई देता है। आगे बच्चों मैं बात करना चाहूंगी, अब बेटा परावर्तन 2 तरह का है, आप यहाँ पर ही देख सकते हैं। अगर आप बेटा इस मेंढक को देखो तो बेटा इसको ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, पर अगर आप इस फ्लावर को देखो तो बच्चों ये फ्लावर कहीं ना कहीं झिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बच्चों परावर्तन के 2 प्रकार भी होते हैं। बेटा परावर्तन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ बेटा मैं नाम देना चाहूंगी, एक बेटा परावर्तन होता है जिसे हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। बेटा नियमित परावर्तन क्या होगा, सदैव चिकने तल से होगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सदैव चिकने तल से होता है। बच्चों असल में क्या होगा, प्रकाश किरणें बेटा जो है आएंगी और बेटा टकरा करके एक ही दिशा में जाएंगी। बेटा आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो आएंगी और एक ही दिशा में चली जाएंगी। तो जब भी ऐसा होगा हम क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन कहेंगे। अगर बेटा मैं बात करूं अनियमित परावर्तन की, ठीक है बेटा, इसके हम लोग विस्तरित परावर्तन भी कह सकते हैं। विस्तरित परावर्तन क्या होगा, हमेशा खुरदरे तल से होगा, ठीक है, हमेशा रफ सरफेस से होगा। प्रकाश किरणें आएंगी बेटा और जो है हम कह सकते हैं कि किसी भी दिशा में जाएंगी, किसी भी दिशा में चली जाएंगी, किसी भी दिशा में चली जाएंगी, आएंगे टकरा के किसी भी दिशा में चली जाएंगी। बच्चों जैसे कि नियमित परावर्तन आप ध्यान रख सकते हो कि भाई भेड़ बकरी जहां एक जाएंगी बाकी वहीं चली जाएंगी। बेटा अनियमित क्या है, हम कह सकते हैं कि अपनी मन की मर्जी है ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अनियमित परावर्तन हमेशा खुरदरे तल से होगा, खुरदरा तल, और नियमित सदैव कहां से बेटा जी होगा, चिकने तल से होगा। अब बेटा मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पर आगे, आप लोग खुद यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये पानी बच्चों क्या है बेटा, ये पानी जो है लहरों वाला पानी है। हम कैसे करें, देखो इसमें बेटा जी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अनियमित परावर्तन हो रहा है। ये अनियमित परावर्तन की वजह से ही हमें जो है ऐसा सा डायग्राम दिखाई दे रहा है ना। पानी की तो बेटा लहरें क्या है, हम कह सकते हैं लहरों वाला पानी है, तो ये एक खुरदरे तल की तरह काम कर रहा है। ये पानी एकदम से शांत है तो हम क्या कह सकते हैं, यह पानी एकदम से चिकने तल की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर नियमित परावर्तन हो रहा है। इसलिए बेटा इस बच्चे का पूरा क्लियर इमेज बन रहा है। क्लियर इमेज कहाँ दिखाई देगा बेटा, जहां पर नियमित परावर्तन हो रहा होगा। आगे मैं बात करना चाहूंगी कि छाते का रंग बेटा जी आपको लाल क्यों दिखाई दे रहा है। तो बच्चों किसी भी वस्तु का रंग हमें वैसा ही दिखाई देगा जो रंग वह परावर्तित कर रही होती है। असल में तो प्रकाश की किरणों में जो है प्रकाश में 7 रंग बेटा मौजूद होते हैं, पर होता क्या है, जैसे ही प्रकाश बेटा किसी वस्तु पर पड़ता है तो बाकी रंग क्या हो गए, अवशोषित हो जाते हैं। और बेटा जो हमारा जो भी कलर है ना, जो भी रंग जो है हम कह सकते हैं परावर्तित होगा, वही बेटा जो है वही रंग की वस्तु हमें दिखाई देगी। जैसे बेटा जी मैं कह सकती हूँ पौधे है ना, हमें ग्रीन क्यों दिखाई देते हैं बेटा, हमें ग्रीन इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उनसे हरा रंग परावर्तित हो रहा है ना। बेटा जो है ये छाता रेड क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इससे रेड कलर परावर्तित हो रहा है। ओके बेटा एप्पल रेड क्यों दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रेड कलर से परावर्तित हो रहा है। राइट बच्चों ने आपको समझा दिया। बेटा हम लोग आगे बात करते हैं, आखिरकार दर्पण क्या है। तो बच्चों दर्पण एक प्रकाश युक्ति है जो प्रकाश के बेसिस है, प्रकाश की मौजूदगी में काम करती है। अब बेटा जो दर्पण है
बेटा असल में जो दर्पण है वो 3 प्रकार का होता है बेटा। वो है समतल दर्पण जो हमारे घरों में लगा होता है बेटा, ये है उत्तल दर्पण बेटा, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये भी एक उत्तल दर्पण ही लगा हुआ है बेटा जी। एक दर्पण का प्रकार और होता है जो कि होता है अवतल दर्पण। अब इन तीनों दर्पणों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे बड़ा जो दर्पण है क्या बेटा, दर्पण एक प्रकाश युक्ति है ना। हमने क्या किया बेटा, कांच का जो है एक समतल प्लेट ली है और उसके पीछे हम क्या करेंगे, कलई कर देंगे, पेंट कर देंगे। तो असल में क्या है, हम लोग कांच के एक साइड पर पेंट कर देते हैं, कलई कर देते हैं, तो बच्चों जो चिकना तल है ना, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं कि सबसे ज्यादा परावर्तन वहीं से ही हो रहा होता है। तो कह सकते हैं कांच के एक तरफ लेप लगा होता है, दूसरी तरफ चमकदार सतह देखे तो समझ जाना वो दर्पण है, जिससे हम किसी भी वस्तु की छवि को प्राप्त कर सकते हैं। और बच्चों ये प्रकाश के परावर्तन पर ही आधारित है। याद रखना बेटा, दर्पण से लगभग 99% तक परावर्तन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं बेटा जितना प्रकाश आया पूरा है ना, लगभग पूरा जो प्रकाश है वो परावर्तित हो जाता है। अब बच्चों यहां पर आते हैं आखिरकार समतल दर्पण क्या होता है। तो हमने क्या किया, एक समतल कांच ली और समतल कांच के एक साइड पर हमने पॉलिश कर दी। तो जो समतल कांच की बेटा हमने एक साइड बेटा पॉलिश कर दी, ठीक है। तो बच्चों अब ये क्या बन गया, ये एक प्रकार का समतल दर्पण बन गया। क्या बेटा बन गया, एक प्रकार का समतल दर्पण बन गया। तो क्या कहेंगे कि कांच का समतल प्लेट लें, उसने तरफ पॉलिश कर दें, तो जो दूसरी तरफ बेटा जी है वो क्या होगी, वो चमकदार हो जाएगी, यहीं से ही परावर्तन होगा। अब बच्चों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोग खुद से सोचो। आप जितने बड़े हो आपको बेटा दर्पण में अपना जो आकार है वो उतना ही दिखाई देगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई जो है आप थोड़े से पतले हो तो आप उससे मोटे दिखाई दे रहे हो, मोटे हो तो पतले दिखाई दे रहे हो। कभी ऐसा तो है नहीं कि भाई हमें चेहरा अपना लंबा दिखाई दे रहा बल्कि है छोटा सा। तो बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो पहली चीज तो बच्चों ये कि समतल दर्पण से सदैव आपको वस्तु के आकार के बराबर वस्तु प्राप्त होगी, मतलब प्रतिबिंब दिखाई देगा। बच्चों दूसरी चीज ये है कि समतल दर्पण से बने हुए जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार के बराबर होगा, समान ऊंचाई का होगा, समान लंबाई का होगा। बच्चों एक और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि समतल दर्पण में आप चाहे खुद को 10 बार देखो, 100 बार देखो, 200 बार देखो, आपको हमेशा मैं कह सकती हूँ सीधे ही दिखाई देते हो। समतल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। बच्चों जहां पर भी प्रतिबिंब सीधा बन रहा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी बेटा, प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी और सीधा। मैं यहां पे लिख देती हूं कि जब भी आपको सीधा प्रतिबिंब नजर आएगा, जब भी आपको सीधा प्रतिबिंब नजर आएगा, हम क्या बोलेंगे, सीधा प्रतिबिंब है तो मतलब क्या है बेटा, आभासी और सीधा जो है वस्तु का हम कह सकते हैं बेटा, आभासी और हम कह सकते हैं जो हमारी बेटा वस्तु है, ठीक है, आभासी और जो है सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। अगर आपको वस्तु बिल्कुल हमेशा प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है, ठीक है। बच्चों आगे बात करेंगे। अगर बेटा मैं आगे बात करूं, अगर प्रतिबिंब आपको उल्टा दिख रहा है मतलब वस्तु क्या है, वास्तविक है, मतलब जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, ठीक है। पर अभी वास्तविक जो प्रतिबिंब है वो हम लोग आगे दर्पण में पढ़ेंगे। पर यहाँ पर बात करते हैं समतल दर्पण की। बच्चों एक और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप वस्तु के सामने जितनी दूरी पर होगी, मैं यहीं पर लिखवा दूंगी, आप वस्तु के सामने जितनी दूरी पर होगी, प्रतिबिंब भी दर्पण में वस्तु से उतनी ही दूरी पर बन रहा होगा। तो हम बेटा यहाँ पर कह सकते हैं कि समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, हमेशा ही बराबर होती है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी और बेटा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। जितना दूर दर्पण से जो है वस्तु रखी होगी उतना ही दूर बेटा जो है हम कह सकते हैं प्रतिबिंब बन रहा होगा। आगे बच्चों मैं बात करूं तो जो मेन गुण है जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपसे सवाल पूछा जाएगा ये बोर्ड एग्जाम में बेटा जी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब जो बनता है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो बच्चों विशेषताएं आपको मेरे ख्याल से याद रहेंगी। पहला क्या है, एक समतल दर्पण के द्वारा बना
हुआ प्रतिबिंब कैसा होगा, हमेशा आभासी होगा। बेटा दूसरा क्या है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, बेटा अभी हमने देखा। तीसरा क्या है, समतल दर्पण से बनाए हुए जो प्रतिबिंब है उसका आकार वही होगा जो वस्तु को होता है ना। हम क्या कहेंगे कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब बन रहा है उसका वही आकार है जो बेटा जी किसका है, वो जो प्रतिबिंब का है। अगला, समतल दर्पण बेटा जो है, समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर होगी बेटा प्रतिबिंब जो है दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे की ओर बन रहा होगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है, अगर आप कभी देखें तो समतल दर्पण में जब आप लेफ्ट हाथ उठाओगे तो आपको राइट हाथ दिख रहा होगा, जब राइट उठाओगे तो आपको लेफ्ट दिख रहा होगा। यानी बच्चों समतल दर्पण में से हम कहते हैं पार्श्व विक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्व विक्रमण कहते हैं। यानी बच्चों हम कह सकते हैं कि पार्श्व रूप से वस्तु विक्रमित हो गई है। जैसे बेटा अगर मैं आपको बोलूं कि पी लेटर आपको कैसे दिखाई देगा, तो बेटा अगर दर्पण में आप देखोगे तो बेटा ये बिल्कुल वाक्य जैसा दिखाई देगा। तो बच्चों हम बात करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आखिरकार उत्तल और अवतल में मेन डिफरेंस क्या होता है, तो बच्चों इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो उत्तल दर्पण है, ठीक है, ऊ से उत्तल, आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो ट्रिक के माध्यम से, ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा हुआ, यानी कि एक ऐसा दर्पण जिसमें उभरे हुए तल से परावर्तन होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसके अंदर दबे हुए जो भाग में होता है, अंदर दबे हुए भाग में पॉलिश होती है। आ से अवतल यानी कि आ से अंदर की ओर दबा हुआ, ऐसा दर्पण जिसमें अंदर की ओर दबे हुए भाग से पॉलिश होती है, ऐसा दर्पण जिसमें दबे हुए भाग से पॉलिश होती है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है, उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है। तो हमें क्या समझ में आया, हमें यह समझ में आया कि उत्तल दर्पण ऐसे दर्पण है जिसमें जो अंदर की ओर दबा हुआ भाग है उसमें पॉलिश होती है, उभरे हुए तल से परावर्तन होता है। और अवतल दर्पण में क्या होगा, अवतल दर्पण में अंदर की ओर दबे हुए भाग पर पॉलिश जो है परावर्तन होगा। और पॉलिश किस पे होगी बेटा, पॉलिश होगी बेटा, पॉलिश होगी उभरे हुए भाग पर, अंदर की ओर दबे हुए भाग से परावर्तन होगा। राइट, इतनी बात हम सबको समझ में आ गई है। अब बेटा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिरकार दर्पण के भाग क्या क्या होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो बच्चों उत्तल और अवतल दोनों के लिए ही बनाती हूँ। तो पहले जरा बना लेते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, बस बेसिकली जो हमारे दर्पण होते हैं वो क्या होते हैं, कांच के खोखला गोले का कटा हुआ हिस्सा होता है। अब बच्चों उससे ही हम लोग बनाते हैं उत्तल और अवतल दर्पण। बेटा ध्यान से सुनना, उत्तल दर्पण है तो अंदर की ओर क्या होगा, पॉलिश होगी, ठीक है, और बाहर के तल से परावर्तन हो रहा होगा। बच्चों जो जिससे परावर्तन हो रहा है इसे हम बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। राइट बच्चों, हमारा दर्पण जिस भी कांच का जो खोखला गोला था जिसका हिस्सा होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। बच्चों ध्यान सुनना बेटा, बहुत ही ध्यान सुनिएगा बेटा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। वक्रता केंद्र और बेटा दर्पण के ध्रुव के मध्य क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। दर्पण के ध्रुव और बेटा वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। अगर मैं यही सेम चीज ड्रॉ करूंगी अवतल के लिए बेटा जी क्या हो जाएगा, तो जो हमारा अवतल दर्पण है उसमें परावर्तन अंदर की ओर दबे हुए भाग से होता है और पॉलिश होती है बाहर के भाग से। राइट, अगर बच्चों हम ध्यान से देखें बेटा, जो परावर्तक सतह है उसका मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। बेटा अगर हम लोग यहाँ पर नोटिस करें तो बच्चों जिस भी ये गोले का हिस्सा है उसका बेटा केंद्र क्या कहलाएगा, इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। बच्चों वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के मध्य क्या होगा, फोकस बिंदु होगा। और बच्चों इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो वक्रता जो है वो हमारी मुख्य अक्ष कहलाएगी। राइट, अब बेटा हमें जो है देखना है आखिरकार इससे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है और कितनी स्थितियां हैं। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की 6 स्थितियां हैं और उन 6 स्थितियों में बेटा जी क्या होता है, उन 6 स्थितियों में अलग अलग तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा।
जो हमारी पहली स्थिति है जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। जब वस्तु अनंत पर रखी होती, बहुत बेटा ध्यान सुनना, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, अनंत मतलब बहुत दूर पर रखी होती है, तो बच्चों इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पर बनता है, दर्पण के फोकस पर बनता है। तो अनंत पर जब वस्तु रखी होगी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, राइट। बहुत ही छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु अनंत पर रखी होगी। जब वस्तु सी के परे रखी होगी, यानी कि हम कह सकते हैं जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र से दूर रखी होगी, प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा, प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। जब सी से दूर रखी होगी तो प्रतिबिंब, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य वस्तु रखी होगी, प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा। अगर हम लोग थर्ड सिचुएशन की बात करें तो बच्चों इस केस में क्या होगा, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, याद करना है कि बच्चों इंपॉर्टेंट है ये वाला केस, कि अवतल दर्पण भी वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं। वस्तु को बेटा जब भी वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बेटा कैसा बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। याद रखना कि पांचों जो है स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर, वास्तविक और उल्टा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। बेटा दूसरा क्या है, वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत पर रखी होगी, प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी और एफ के मध्य बनेगा, ठीक है, वस्तु से छोटा बनेगा। थर्ड केस क्या है बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर हम बेटा बात करें जो है चौथी स्थिति की, जब वस्तु एफ और सी के मध्य रखी जाती है, जब वस्तु को बेटा देखो चौथी स्थिति दूसरी स्थिति का उल्टा है, जब सी से सी और अनंत के मध्य रखा था, प्रतिबिंब एफ और सी के बना था। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब वस्तु को ही एफ और सी के मध्य रख रहे हैं, प्रतिबिंब कहां बनेगा, जहां पर पहली वस्तु रखी थी सी और अनंत के भी मध्य, है ना, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य। यानी हम क्या कहेंगे कि जब वस्तु को एफ और सी के मध्य रखा जाएगा, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। बच्चों पांचवा बेटा, जब वस्तु को फोकस पर ही रख दिया जाए, बेटा ये स्थिति क्या है, ये पहली वाली स्थिति की जो है ऑपोजिट है। बच्चों याद करो, जब वस्तु को अनंत पर रखा था, प्रतिबिंब फोकस पर बना था। जब हम वस्तु को फोकस पर रख देंगे, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। इसमें याद रखना कि प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब भी बन सकता है। बच्चों ये दर्पण का स्पेशल केस है, अवतल दर्पण का ये क्या है, स्पेशल केस है। तो जब वस्तु को एफ और पी के बीच रखा जाएगा, जब बेटा वस्तु को फोकस और जो है हम कह सकते हैं ध्रुव के मध्य रखा जाएगा, एफ और पी के मध्य रखा जाएगा, प्रतिबिंब कहां पर बेटा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, जो है आभासी और सीधा बनेगा। यानी कि अवतल दर्पण भी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना सकता है। यदि हम कहां पर बेटा जो है वस्तु को रखें, एफ और पी के मध्य रखें, तो अवतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब बच्चों अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम कहां पर करेंगे बेटा, जहां पर भी हमें समांतर प्रकाश किरणें चाहिए होंगी, जहां पर बेटा हमें वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब चाहिए होगा, या फिर प्रकाश किरणों को एकत्रित करना होगा। तो बच्चों हम ऐसी जगह पर बेटा जी अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाड़ी की हेडलाइट, सर्च लाइट का परावर्तक सतह, सोलर कुकर, हजामती दर्पण, नाक कान गले का ऑपरेशन करने के लिए दांत विशेषज्ञ के द्वारा बेटा मेकअप दर्पण के रूप में बेटा हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों बात करते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। बच्चों उत्तल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, जब भी उससे प्रकाश किरणें आती हैं, टकराती हैं, बेटा वो फैल जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। यानी कि उत्तल दर्पण से बेटा जो प्रतिबिंब बनेगा, है ना, वो कैसा बेटा बनेगा। तो उत्तल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैला रहा है, यानी कि यह अपसरित प्रकृति का दर्पण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रही हूं कि जो उत्तल दर्पण है वो अपसरित प्रकृति का है या अपसारी प्रकृति का है। क्या बोलेंगे, अपसरित प्रकृति का है या अपसारी
प्रकृति का है। उत्तल दर्पण बेटा जब भी प्रकाश किरणें पड़ेंगे बेटा ये फैला देता है ना। अब बच्चों देखो पहली स्थिति क्या है, फर्स्ट केस इसमें भी वही है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। तो बच्चों जब भी हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है बेटा, प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनता है। बस याद रखना कि उत्तल दर्पण हमेशा ही बेटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, राइट। तो जो प्रकाश किरणें आएंगी और फैल जाएंगी और बेटा ये प्रकाश किरणें हमें कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं बेटा, ये प्रकाश किरणें हमें फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अगर बच्चों मैं बात करूं कि भैया जो है सेकंड केस क्या है बेटा, सेकंड केस ये है कि आप अनंत और दर्पण के ध्रुव के मध्य चाहे वस्तु को कहीं पर भी रख दो, हमेशा ही वस्तु का प्रतिबिंब P और F के मध्य बनेगा। सदैव वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा ही सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। तो इस प्रकार से उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की दो स्थितियां हैं। पहला, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होगा, आभासी और सीधा बनेगा, वस्तु के कंपैरिजन में अत्यंत छोटा बनेगा। अगर हम लोग बेटा जो है वस्तु को दर्पण के ध्रुव बेटा जो है दर्पण के ध्रुव और अनंत के मध्य कहीं पर भी रख दें, प्रतिबिंब सदैव P और F के मध्य बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो यानी कि उत्तल दर्पण का इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे, जहां पर प्रकाश किरणों को फैलाना होगा, जैसे कि सड़कों पर लगे हुए लैंप पे हम उत्तल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं। या बेटा जी पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, यानी कि जब देखो जो मेरे गाड़ी के साइड मिरर होते हैं ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। बच्चों साइड मिरर क्यों बोला, क्योंकि गाड़ी का जो शीशा कितना ही बड़ा होता है, सोचो पूरे ट्रक को देखना है, पूरी रोड में कितने व्हीकल चल रहे हैं वो देखना है। हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक ऐसा अलमारी चाहिए जिसमें हम छोटा छोटा काफी सारा सामान रख पाएं। अलमारी में अगर हम लोग छोटा सामान रखेंगे काफी सारी चीजें देख पाएंगे। सेम वैसे ही बच्चों उसी कॉन्सेप्ट पर अगर हम लोग को जो प्रतिबिंब है अगर वो छोटे छोटे बन रहे होंगे तो हम लोग आराम से देख पाएंगे कि पीछे से कितनी गाड़ियां आ रही हैं, कितनी बड़े आकार की गाड़ी आ रही है। तो इसलिए जो है हम लोग साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम लिख सकते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक है। बेटा दृष्टि क्षेत्र का मतलब क्या है, ज्यादा अधिक दूर तक की वस्तुओं को ये हमें दिखा सकता है। आगे बेटा बात करते हैं एक अलग कॉन्सेप्ट की, जो कि है प्रकाश का अपवर्तन। बेटा अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। प्रकाश के अपवर्तन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि बेटा आपने देखा होगा कि जब भी जो है कांच के ग्लास में पानी भरा हुआ है, उसमें चम्मच पड़ी हुई तो हमें वो कुछ हल्की सी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, टेढ़ी प्रतीत होती है, या बेटा जो है हमें पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। बेटा डेली लाइफ में इसके एक और एग्जाम्पल क्या है, बेटा डेली लाइफ में एग्जाम्पल ये है कि तालाब हमें जो है कुछ उभरा हुआ प्रतीत होता है, बाल्टी की तली कुछ उभरी हुई प्रतीत होती है। ये सब बच्चों क्या होते हैं, ये सभी रीजंस होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के। अब बच्चों समझते हैं कि आखिरकार प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा क्या है। बच्चों प्रकाश का अपवर्तन कब होगा, जब प्रकाश किसी एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। बहुत ध्यान सुनिएगा, जब भी प्रकाश किसी एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रकाश अपने मार्ग से, अपने पथ से कुछ विचलित हो जाता है, यह घटना क्या कहलाती है, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं है ना, तो बेटा जी क्या होगा, अपवर्तन का कारण क्या है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अपवर्तन का कारण क्या है। तो बच्चों अपवर्तन का कारण है माध्यम का बदलना। तो माध्यम जब बदलेगा तो बच्चों क्या होगा, अपवर्तन हो जाएगा। आगे बात करेंगे बच्चों। अब बेटा ध्यान सुनना, बेटा हमें जो है इतना पता होना चाहिए कि जो भी प्रकाशिक माध्यम है उनको हमने दो तरह से डिवाइड कर लिया है। एक होते हैं सघन माध्यम, दूसरे विरल माध्यम। सघन का मतलब ये, सघन का मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो कि जब प्रकाश किरणें को जो हम कह सकते हैं बहुत भरा हुआ माध्यम, यानी जो माध्यमिक कण है वो बहुत ज्यादा पास है, जैसे कि कांच, जैसे कि जल, ठीक है बच्चों। जब माध्यमिक कण दूर दूर होंगे तो हम क्या कहेंगे, ये एक विरल माध्यम है। विरल मतलब वीराना है ना बेटा, सघन मतलब घना घना। तो या तो प्रकाश किसी सघन से विरल माध्यम में जा रहा होगा या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा होगा। भाई ऑब्वियस सी बात, या तो प्रकाश जल से वायु में जाएगा या वायु से जल में जाएगा, जल से अल्कोहल में जाएगा या अल्कोहल से जल में जाएगा। मतलब दोनों में से कोई एक माध्यम कैसा होगा, दोनों में से कोई एक माध्यम हमारा कैसा होगा, दोनों में से कोई एक माध्यम हमारा सघन होगा, दूसरा विरल होगा। ऐसा माध्यम जो थोड़ा सा गाढ़ा हो उसे हम क्या कहेंगे, सघन कहेंगे। जो बेटा
माध्यम क्या हो, वीराना मतलब कण बहुत दूर दूर है, विरल माध्यम कहेंगे। बच्चों याद रखना कि जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, विरल से सघन जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, विरल से सघन जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। आप ऐसे समझो कि आप खाली रोड पे जा रहे थे, एकदम से आपको क्या मिल गया, एकदम से जो है हम कह सकते हैं कि भीड़ भड़का आ गई बेटा, एकदम से स्पीड कम हो जाएगी बेटा। ऐसे कुछ हुआ कि हमारे जो प्रकाश किरण बेटा जी झुक गई, है ना। अब बच्चों जब भी प्रकाश किरण बेटा जी सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी बेटा जी, क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। सघन से विरल जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी। बच्चों फिर से ध्यान रखना, जब भी प्रकाश किरण विरल से सघन जाएगी अभिलंब की ओर, सघन से बेटा विरल तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो यानी बच्चों हम कह सकते हैं जब भी प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, या तो वो अभिलंब से दूर हट रही होगी या अभिलंब से पास आ रही होगी बेटा। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बच्चों की मैं बात करूं अपवर्तन के नियमों की, बेटा अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला बेटा नियम बहुत ही आसान है बेटा, फर्स्ट लॉ क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है बेटा। दूसरा नियम क्या है, दूसरा बेटा नियम ये है कि जिसे हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम, कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, बेटा ज्या का मतलब होता है साइन, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं बेटा। n बराबर साइन आई बटे साइन आर, है ना। आपतन कोण आई है, आई की ज्या बेटा क्या है, अपवर्तन कोण आर की ज्या, इनका अनुपात एक क्या होता है, नियतांक। n क्या है, एक नियतांक है बेटा। नियतांक मतलब जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है, यही क्या है, स्नेल का नियम है। n बराबर साइन आई बटे साइन आर। बच्चों ये n और कुछ नहीं बल्कि क्या है, माध्यम का, किसी माध्यम का अपवर्तनांक है। क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक है। ये n क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक है। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि अपवर्तन केवल कब होगा, जब माध्यम बदल रहे होंगे बेटा। दूसरी चीज ये, अपवर्तन का बेटा जो मेन रीजन है वो ये है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। बच्चों ध्यान सुनना बेटा, अपवर्तनांक का कॉन्सेप्ट असल में आता ही यहीं से है। बच्चों देखो आप अपवर्तनांक को बिल्कुल अपने परसेंटेज के बिहाफ पर समझो कि हम सबका टारगेट है बोर्ड में कहीं ना कहीं टॉप करना, राइट। अब जिसके भी अगर मतलब तुम लोग सुनते हो कि अरे यार फलाने बच्चे के तो 95% आए हैं, दिमाग में एक ही बात आती है यार ये तो बहुत ही होशियार होगा। दूसरा बच्चा मान लो उसके 10th में 55% आए, तो हम लोग क्या सोचते हैं, ये तो बिल्कुल भी होशियार नहीं होगा। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेंटेज से किसी भी इंसान की नॉलेज को जज कर रहे हैं बेटा। बिल्कुल वैसे ही अपवर्तनांक को देख करके हम किसी भी माध्यम की चाल किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल बता सकते हैं। बच्चों पहली चीज तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बेटा माध्यम का, बेटा प्रत्येक माध्यम का अपवर्तनांक होता है ना। तो बच्चों क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक माध्यम का अपवर्तनांक एक प्रकार का गुण होता है, यानी कि किसी माध्यम का जो गुण है हम उसको कह सकते हैं ये अपवर्तनांक भी उस माध्यम का एक गुण है, राइट। अब बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अपवर्तनांक को बेटा देखकर हम क्या बता सकते हैं कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो बेटा हम लोग लिख सकते हैं कि अपवर्तनांक किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी यह दर्शाता है, ठीक है। तो अगर बेटा और एक और बहुत मैं बताऊंगी बेटा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। ये भी चाहे लिख लो, भूल ना जाना। प्रत्येक माध्यम का
अपवर्तनांक। बच्चों अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से भी दर्शाते हैं बेटा, म्यू का निशान ये होता है, और या फिर उसको एन से भी तुम दर्शा सकते हो। प्रत्येक माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, ठीक है। और बच्चों बेटा अपवर्तनांक दर्शा क्या रहा है, अपवर्तनांक किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी ये दर्शा रहा है। तो अगर बेटा जी माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग है तो इसका मतलब क्या है बेटा, अगर माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग है तो इसका साफ साफ सा मतलब ये है कि उस माध्यम अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होगी। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जिस माध्यम का म्यू ज्यादा होगा, अपवर्तनांक ज्यादा होगा, प्रकाश की चाल उसमें कम होगी। प्रकाश की चाल उसमें कम होगी, राइट। अगर अपवर्तनांक ज्यादा होगा हम क्या कहेंगे, प्रकाश की चाल कम होगी। जिस भी माध्यम का म्यू कम होगा तो हम क्या कहेंगे, उस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी, राइट। अगर बेटा हम क्या कहेंगे, अगर म्यू कम हुआ मतलब प्रकाश की चाल ज्यादा, अगर म्यू ज्यादा मतलब प्रकाश की चाल कम, राइट। अब बच्चों मैं आपको बहुत ही साधारण भाषा में यहां पर बेटा समझाने की कोशिश करना चाहूंगी। अपवर्तनांक के फॉर्मूले बेटा, मात्र इसके जो है 3 फॉर्मूले हैं बेटा, यहीं पर ही समझाऊंगी, बहुत ही ध्यान से बेटा सुनना, ठीक है। बच्चों देखो n बराबर c बटे वी, बच्चों n बराबर c बटे वी हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे बेटा, देखो n क्या है, n है माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक। c है बेटा निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों जब भी आपको कभी ऐसा दे दे कि कोई भी माध्यम का अपवर्तनांक दे दे और आपको उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी, तो आप सीधे n बराबर c बटे वी लगाएंगे। या आपको उस माध्यम में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दे दी गई है पर आपको माध्यम का अपवर्तनांक नहीं पता, ये ज्ञात करना, तब भी हम लोग n बराबर c बटे वी लगाएंगे। यानी कि चाहे n निकालना हो चाहे v निकालना हो, हम लोग n बराबर c बटे वी लगेगा, क्योंकि c तो हमें पता ही है 3 × 10⁸। बच्चों दूसरा ध्यान सुनिएगा, जब बेटा हमें जो है बोला जाए कि इस माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालो, बच्चों इसको मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगी ट्रिक। बेटा 1 and 2, बेटा 1 and 2 का मतलब क्या है, जिसके n जिसका, यानी बच्चों जिसके सापेक्ष निकालना है। यानी आपसे अगर बोल दे कि तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, बेटा किसके सापेक्ष, तेल के सापेक्ष, तो तेल कहाँ आएगा, आगे आएगा। किसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, तो क्या आएगा, कांच बाद में आएगा। आप मान लो बोल दे कि जो है जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष मतलब आपसे बोल दे तेल का अपवर्तनांक, ठीक है, तो जल आगे आएगा तेल बाद में आएगा। आपसे मान लो बोल दे कि जो है बोल दे कि अल्कोहल के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो जिसके सापेक्ष बोला जाएगा उसको पहले रखोगे और जिसके सापेक्ष बेटा जी निकालना होगा, जिसका निकालना होगा उसको बाद में रखोगे। बच्चों फॉर्मूला होता है 1 and 2 बराबर n2 बटे n1। ये हम इसके हिसाब से ही तय करते हैं, जो यहाँ पर दूसरे नंबर पे होगा वो ऊपर आएगा, जो यहाँ पर पहले नंबर पे होगा वो नीचे आएगा। बच्चों इस फॉर्मूले का हम यूज़ कब करेंगे, इस फॉर्मूले का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें माध्यमों के अपवर्तनांक दिए हों, ठीक है। जब हमें 2 अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांक दिए जाएंगे तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 and 2 = n2/n1। बेटा वहीं पर मैं अगर आपसे बोलूँ, बेटा अगर मैं वहीं पर आपसे बोलूँ एक और फॉर्मूला होता है 1 and 2 बराबर v1/v2। यानी बेटा जब आपको दोनों माध्यमों की प्रकाश की चाल पता हो, यानी मान लो आपको बोल दिया है कि तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालो, तेल में प्रकाश की चाल क्या है वो भी दी हुई है, कांच में प्रकाश की चाल क्या है वो भी दी हुई है, तब हम क्या करेंगे v1/v2 लगा देंगे। बस इतना ध्यान रखना कि v1 और v2 बेटा यहाँ पर इसके हिसाब से ही लिया जाएगा, जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे होगा उसको ही आप यहाँ पर रखोगे, जो सेकंड नंबर पे होगा बेटा उसको वो नीचे जाएगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो यहाँ पर सेकंड नंबर पे होगा वो ऊपर जाएगा, जो फर्स्ट नंबर पे होगा वो नीचे आएगा। तो यानी बच्चों हमारे पास मात्र 3 फॉर्मूले हैं। और मान लो कभी में एंगल बोल दिया जाए तो बेटा एंगल के लिए हम लोग सिंपल n बराबर sin i बटे sin r लगा देंगे। अगर मान लो मैं आपतन कोण पता है, अपवर्तन कोण पता है और अपवर्तनांक निकालना है, तब हम लोग n बराबर sin i बटे sin r लगा देंगे, राइट। बच्चों आगे बढ़ेंगे,
एक और अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों अगर हम कांच का आयताकार स्लैब लें, ठीक है, या कांच का आयताकार गुटका लें, तो वहां पर बच्चों क्या होगा, अगर कांच का आयताकार गुटका या कांच की पट्टी ली जाएगी तो बेटा वहां पर क्या होगा बच्चों, वहां पर बेटा अपवर्तन कुछ इस प्रकार से होगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाए। तो बच्चों देखो ध्यान सुनना बेटा, देखो पहली बेटा चीज क्या है, एक प्रकाश किरण आ रही बेटा, आपतित किरण आ रही है। बच्चों देखो यहाँ पर प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है बेटा, प्रकाश आ रही है वायु से। कहाँ बेटा जा रही है, कांच के अंदर जा रही है। बेटा वायु कैसा माध्यम है, वायु एक विरल माध्यम है। कांच कैसा माध्यम है, कांच एक सघन माध्यम है। जब भी प्रकाश विरल से सघन आएगा क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे प्रकाश किरण अभिलंब की ओर कुछ झुकी हुई है। फिर बेटा क्या होगा, ये प्रकाश किरण बाहर निकलने की कोशिश करेगी। अब बच्चों अभी प्रकाश किरण प्रवेश कर चुकी है कांच में, बाहर ये बेटा बाहर क्या है, बाहर अगेन वायु है। वायु कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है, ठीक है। बच्चों ध्यान सुनना, बहुत ही ध्यान सुनिएगा बेटा, वायु कैसा माध्यम, विरल माध्यम है। तो बच्चों प्रकाश किरण जब भी कांच से वायु में जाएगी बेटा, जब भी सघन से विरल में जाती है अभिलंब से दूर हट जाती है। तो आप यहाँ पर पाओगे कि अभिलंब से प्रकाश किरण दूर हट गई। फिर से देखना बेटा, पहली वाली प्रकाश किरण इसको मैं बेटा जो है यहाँ पर अलग से बना के दिखा भी देती हूँ। बच्चों लेट सपोज ये हमारी कांच के आयताकार पट्टिका है, ये कोई प्रकाश किरण बेटा प्रवेश कर रही है, ये अभिलंब हो जाएगा। बेटा वायु से कांच में आ रही है, अभिलंब की ओर झुकेगी। अब ये कांच के अंदर बेटा जब इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगी बेटा क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। बेटा कुछ इस तरह का डायग्राम हमें जो है प्राप्त होता है। अब बेटा इसमें जो इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बेटा बातें हैं वो क्या है, ये कोण बेटा जो एंगल आई है ये क्या होगा, आपतन कोण होगा। एंगल आई आपतन कोण है। बेटा एंगल आर क्या है, ये आपका अपवर्तन कोण है, ठीक है। बच्चों जो ये एंगल दो जो बेटा जो हमारी निर्गत प्रकाश किरण है, निर्गत जो बाहर निकलने वाली बेटा प्रकाश किरण है, निर्गत प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी बेटा उसे हम लोग बेटा बोलते हैं, बेटा उसे हम लोग बोलते हैं निर्गत कोण। सॉरी बच्चों आगे सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पर किरणों का नामांकन करूं तो बेटा पी क्यू क्या है, पी क्यू प्रकाश किरण आ रही है, यानी कि ये है आपतित किरण। बेटा ये क्या है, आपतित किरण है। बेटा क्यू आर बेटा ये देखो ये अपवर्तित किरण, बेटा देखो ना यही तो बेटा मुड़ रही, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू आर एक प्रकार की अपवर्तित किरण है। और अगर मैं आपसे बोलूं बेटा आर एस, बेटा आर एस क्या है, तो आर एस है निर्गत किरण। आर एस क्या है बच्चों, ये है निर्गत किरण, ठीक है। अब बेटा बात कर लेते हैं लेंस आखिरकार क्या है, ठीक है। बच्चों जरा देखते हैं कि लेंस क्या है। तो दो वक्र पृष्ठों के मध्य, या कह सकते हैं कि दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र दूसरा समतल पृष्ठ हो, उसके बीच में जो जब भी कोई पारदर्शी माध्यम घिरा हुआ होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, लेंस बोलेंगे। दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा। लेंस को बनाने के लिए हमेशा ही पारदर्शी माध्यम का ही इस्तेमाल किया जाएगा। बेटा मिट्टी, पीतल आदि इन सब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जितनी भी अपारदर्शी वस्तुएं हैं। अब बच्चों लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। बेटा उत्तल लेंस क्या है, अगेन देखो बेटा ऊ से उत्तल, मतलब कि ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा हुआ, दो उभरे हुए वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ माध्यम क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस कहलाएगा। बच्चों उत्तल लेंस हमेशा प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, इसलिए हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जो भी प्रकाश किरण, जो भी लेंस या दर्पण प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है वो क्या होता है, वो अभिसारी होता है। जो फैलाता है वो अपसारी होता है, यानी कि जो उत्तल दर्पण है वो अपसारी है, उत्तल लेंस क्या है, अभिसारी है। अवतल दर्पण इकट्ठा कर रहा था, अभिसारी दर्पण है। अवतल लेंस क्या है, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला रहा है, क्या होगा, अपसारी लेंस होगा। बस इतना ध्यान रखो बच्चों। देखो दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है और बेटा जो हमारे लेंस हैं उनसे प्रकाश का अपवर्तन होता है। एक एक करके देखते हैं। तो
वे लेंस जो किनारों पर मोटे होते हैं, किनारों पर पतले और बीच में मोटे, है ना, किनारों पर पतले बीच में मोटे होते हैं, या कह सकते हैं दो उभरे हुए वक्र पृष्ठों से बेटा मिलकर बने होते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। बात करते हैं अवतल लेंस की। ऐसे लेंस जो बीच में पतले होते हैं, किनारों पर मोटे होते हैं बेटा, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें बेटा हम अवतल लेंस कहते हैं। या दो अंदर की ओर धंसी हुई पृष्ठ से मिलकर जो बेटा लेंस बना होता है, उससे हम लोग बेटा क्या कहते हैं? उससे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश किरणों को फैला देता है। आगे बच्चों बात करते हैं लेंस के भागों के बारे में। तो बेटा बहुत ध्यान सुनना, एक बार समझ लेते हैं बच्चों। देखो ध्यान सुनना बेटा, लेंस में भी अगर हम लोग बात करें तो बेटा जो लेंस का बेटा ऐसा हिस्सा, ठीक है बेटा, देखो ये बीच का बेटा जो सेंटर ऑफ पॉइंट होता है, ठीक है बेटा, देखो ये बिल्कुल बीच का हिस्सा बेटा, लेंस का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। प्रकाशिक केंद्र से होकर कोई भी अगर प्रकाश किरण जाती है तो वो बिना विचलित हुए जाती है। आपसे पूछेगा बेटा प्रकाशिक केंद्र से होकर जो भी प्रकाश किरण जाती है वो बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधे जाती है। अब बच्चों ध्यान सुना बेटा, देखो बेटा हमें पता है कि जो उत्तल लेंस है बेटा, ये भी क्या होता है? दो हम कह सकते हैं गोलों से मिलकर बना होता है। तो बच्चों इसके पास भी क्या होंगे? दो वक्रता केंद्र होंगे, C1 और C2। बच्चों हमेशा हमने पढ़ा हुआ है कि ध्रुव और केंद्र के ध्रुव और वक्रता केंद्र में फोकस बिंदु होता है। यहाँ पर बेटा जी क्या होंगे? वक्रता केंद्र और बेटा प्रकाशिक केंद्र के मध्य फोकस बिंदु होंगे, है ना। इसके पास क्या होंगे? दो फोकस होंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें उत्तल लेंस के भाग की, तो बेटा जी ये हमारे भाग हैं। बच्चों बात करते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। जैसे देखो सुनो, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण बेटा, उत्तल ध्यान सुनना, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण ये करीब करीब एक जैसा ही व्यवहार करते हैं। उत्तल लेंस क्या करेगा बेटा? उत्तल लेंस भी प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। अपवर्तन के पश्चात अवतल दर्पण ही प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, बट परावर्तन के पश्चात। बच्चे जो उत्तल लेंस है, ध्यान सुनना बेटा, जो उत्तल लेंस है इसमें भी प्रतिबिंब के निर्माण की 6 स्थितियां हैं। अवतल दर्पण में भी प्रतिबिंब के निर्माण की 6 स्थितियां थी। अब बच्चों यहां पर देखते हैं पहली स्थिति। बच्चों पहली स्थिति यहां पर भी अनंत है। जब भी वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा? फोकस पर प्राप्त होगा। अच्छा आप लोग यहां पर 2f1 2f2 बेटा देखे कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि बच्चों हमें पता है कि बेटा जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की बेटा हम कह सकते हैं डबल होती है, राइट। और बच्चों वक्रता त्रिज्या होती क्या है बेटा? वक्रता केंद्र से बेटा, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव या लेंस के वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है बेटा वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है, राइट। तो बच्चों r बेटा बराबर 2f बेटा, तो यानी कि हम C1 को क्या लिख सकते हैं? 2f1 भी लिख सकते हैं, और बेटा C2 को 2f2 लिख सकते हैं। इसमें कोई परेशान मत हो जाना, राइट। आगे बच्चों बढ़ेंगे। तो जब हमने वस्तु को अनंत पर रखा, प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त हुआ? प्रतिबिंब बेटा हमें फोकस पर प्राप्त हुआ। इतना ध्यान रखना कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा द्वितीय फोकस पर बन रहा होगा। उत्तल लेंस में जो प्रकाश किरणें हैं वो जो F2 है बेटा, उस पर बेटा जो है प्रकाश किरणें इकट्ठा हो रही होती हैं। अगर बेटा हम बात करें तो अगर वस्तु कहाँ पर रखा जाए, अगर वस्तु को बेटा अगेन जो है 2f1 के पीछे या कह सकते हैं प्रथम वक्रता केंद्र और अनंत के बेटा मध्य रखा जाएगा, प्रतिबिंब जो देखो ध्यान से बेटा देखो बेटा, वहां पर भी F और C के मध्य बन रहा था, यहाँ पर भी F2 और 2f2 के मध्य बन रहा होगा। बच्चों इस बात को ध्यान रखना कि लेंस में तुम ऐसे समझो कि प्रतिबिंब हमेशा लेंस के उधर बन रहा होगा, है ना। इधर वस्तु रखेंगे, इधर वस्तु रखेंगे और उधर प्रतिबिंब बन रहा होगा। बेटा थर्ड स्थिति क्या है? जब वस्तु को 2f1 पर रखा जाए। 2f1 मतलब कि वक्रता केंद्र पर रखा जाए। जब भी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा, देखो बेटा प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र 2f2 पर ही बन रहा है, उसी के आकार का बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। जब भी वस्तु को f और 2f के मध्य रखा जाएगा, बेटा जब भी वस्तु को f और 2f के मध्य रखा जाएगा, बेटा हमने पढ़ा हुआ है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य बन रहा था। यहाँ पर बेटा देखो अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य बन रहा है। वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। बच्चों इसके बाद स्थिति क्या थी? जब हम वस्तु को बेटा जी फोकस पर रख देते हैं, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। बेटा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। यहां पर भी स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है बेटा? स्पेशल केस यहां पर भी वही है।
दर्पण में हमें स्पेशल केस कब मिला था, जब वस्तु को P और F के मध्य रखा था। यहाँ पर ध्रुव की जगह क्या है, यहाँ पर ध्रुव की जगह प्रकाशीय केंद्र है। तो जब तुम बेटा जी क्या करोगे, वस्तु को F और O के मध्य रखोगे, F और O के मध्य रखोगे बेटा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा बेटा, प्रतिबिंब आपको लेंस के सामने ही मिल जाएगा, आभासी और सीधा मिलेगा बेटा, जो है वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा। तो बच्चों इसमें स्पेशल केस क्या है, जब वस्तु को F और O के मध्य रखा जाएगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा और बेटा वस्तु से बड़ा बनेगा, राइट। अब बेटा बात करते हैं अवतल लेंस के लिए। तो जैसे उत्तल दर्पण के लिए दो स्थितियां थी, ऐसे ही जो बेटा हमारा हम कह सकते हैं अवतल लेंस बेटा, उसमें भी प्रतिबिंब निर्माण की दो स्थितियां हैं। अवतल लेंस उत्तल दर्पण की भांति व्यवहार करता है। अवतल लेंस बच्चों क्या करता है, देखो ये भी जो है प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात फैला देता है, दैट्स वाई हम इसको अपसारी लेंस कहते हैं। तो बेटा जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा, प्रतिबिंब बेटा कहाँ पर बनेगा, जब भी वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा प्रतिबिंब बेटा देखो फोकस पर बनेगा। बेटा देखो अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ पर प्रकाश किरणें पहले वाले फोकस पर फोकस से तो हो रही हैं, यानी कि बेटा इसलिए ही हम लोग अवतल लेंस की फोकस दूरी को निगेटिव लेते हैं। बेटा सेकंड स्थिति क्या है, अनंत के अतिरिक्त चाहे तुम जहां पर भी रख दो, प्रतिबिंब हमेशा बेटा कहां पर बनेगा, F और O के बीच बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। यानी कि अवतल लेंस से सदैव आपको जो प्रतिबिंब मिलेगा वो सदैव ही आभासी और सीधा प्राप्त होगा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। आगे बेटा बात करते हैं दर्पण सूत्र की। तो बच्चों दर्पण सूत्र क्या है बेटा, तो दर्पण सूत्र बहुत ही आसान है, बेहद आसान है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जहां पर बेटा f क्या है, ये है फोकस दूरी, v क्या है, v है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है बेटा, ये है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अगर हम बात करें रेखीय आवर्धन की, तो बच्चों रेखीय आवर्धन क्या होता है बेटा, आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी कि m बराबर I/O। बेटा इसका एक और फॉर्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग दर्पण के लिए बेटा बात करें तो आवर्धन का एक और फॉर्मूला भी होता है, m बराबर माइनस का v/u। अगर बच्चों हम लोग लेंस के लिए बात करें बेटा, लेंस के लिए भी आवर्धन होता है, तो बच्चों लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेंस के लिए आवर्धन होता है m बराबर ओनली v/u। चाहे बेटा उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, क्या होगा, v/u ही होगा। चाहे बेटा जो है हमारा अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, आवर्धन कितना होगा, माइनस का v/u होगा। लेंस की क्षमता बच्चों, लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता सदैव ही बेटा फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, p बराबर 1/f होता है, राइट। बच्चों याद रखना कि फोकस दूरी बच्चों क्या है, क्षमता के व्युत्क्रम है, ठीक है, फोकस दूरी क्षमता के व्युत्क्रम है। तो यानी कि ऐसा लेंस जिसकी जो देखो जो क्षमता है वो हमेशा लेंस की ही होगी, आवर्धन दोनों का हो सकता है, कॉन्फ्यूज मत होना, ठीक है। बच्चों जो फोकस दूरी है वो क्षमता की व्युत्क्रमानुपाती है। फोकस दूरी अगर कम होगी तो लेंस की क्षमता ज्यादा होगी, फोकस दूरी अगर ज्यादा होगी लेंस की क्षमता कम होगी, राइट। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि फोकस दूरी हम हमेशा मीटर में लेते हैं। बेटा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, डायोप्टर है, क्या है, डायोप्टर है। आपसे कभी कभी बोल देता है एक डायोप्टर किसके बराबर है, तो बच्चों 1 डायोप्टर होता है 1 मीटर इनवर्स के, ना मीटर ऊपर देख रहे हैं इनवर्स हो जाएगा, 1 डायोप्टर होता है 1 मीटर इनवर्स के। आप बेटा एक और चीज ध्यान रख सकते हो, अगर कभी भी फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हो तो सिंपल p बराबर 100/f फॉर्मूला लगा देना। आगे बेटा एक बार जल्दी से फटाफट से जो है हम लोग देख लेते हैं चिन्ह पर पाटी। तो बेटा जब भी दर्पण हो चाहे लेंस हो, बेटा बाईं ओर के सारे चिन्ह कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, दाईं ओर के सारे चिन्ह पॉजिटिव होंगे, ऊपर के सारे चिन्ह पॉजिटिव होंगे, नीचे के सारे चिन्ह नेगेटिव होते हैं। यहाँ मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं बेटा, इसको आप लोगों को ध्यान से बिल्कुल दिमाग में बसा लेना है। अगर बेटा हम यहाँ पर बात करें तो सभी दूरियां दर्पण और गोलीय अपवर्तक सतहों के ध्रुवों प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। लेंस में प्रकाशीय केंद्र से मापेंगे, दर्पण में ध्रुव से मापेंगे, ठीक है। बेटा आप तक प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, यानी कि अगर हम लोग राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड आएंगे तो नेगेटिव होगा। बच्चों को ये इंपॉर्टेंट बात है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी नेगेटिव होती है। अवतल दर्पण हो चाहे बेटा जी अवतल लेंस हो, है ना, मैं यहाँ पर अलग से लिखवा देती हूँ। अवतल दर्पण देखो, वैसे तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस एक जैसा व्यवहार करते हैं।
उत्तल दर्पण और जो है अवतल लेंस एक जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन बच्चों जो अगर मैं बात करूं यहाँ पर चिन्ह परिपाटी में, तो फोकस दूरी अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की ही क्या होती है, नेगेटिव होती है। अगर बेटा हम बात करें उत्तल दर्पण और बेटा जो है उत्तल लेंस, दोनों की ही फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बच्चों लेंस की क्षमता का जो मात्रक है बेटा वो वही होगा जो फोकस दूरी का होगा। अगर फोकस दूरी पॉजिटिव होगी तो लेंस की क्षमता भी पॉजिटिव होगी, फोकस दूरी नेगेटिव होगी तो लेंस की क्षमता भी नेगेटिव होगी। अब बच्चों जो है एक और यहां पर मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी कि बच्चों यदि आवर्धन का चिन्ह, अगर बेटा आवर्धन का चिन्ह नेगेटिव आया बेटा, इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा, है ना बच्चों। हम लोग जो है प्रतिबिंब की प्रकृति किसको देख के बताते हैं, आवर्धन को देख के बताते हैं, वास्तविक व उल्टा होता है। बच्चों अगर आवर्धन का चिन्ह पॉजिटिव होता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी तथा सीधा होता है। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी, अगर आवर्धन, यदि आवर्धन 1 के इक्वल है, इसका बेटा मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार क्या है, आपस में बराबर है। प्रतिबिंब का आकार, वस्तु का आकार आपस में बराबर है। अगर आवर्धन 1 से बच्चों क्या है, अगर आवर्धन 1 से बड़ा है, इसका मतलब कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, ठीक है। अगर आवर्धन 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या है कि पक्का ही प्रतिबिंब क्या है बेटा, प्रतिबिंब जो है छोटा है, पक्का ही प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। अब बेटा इस चैप्टर से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सबसे ज्यादा तो यह आता है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है बेटा, हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले ही कि जो प्रतिबिंब होगा आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा और पार्श्व बेटा जी व्युत्क्रमण हो रहा होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखो बेटा, आप लोग आराम से यहाँ पे दर्शा लोगे। अपवर्तन बेटा जी क्या है, जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाएगा बेटा जी क्या होगा, प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नियम इसके 2 होते हैं बेटा, आपतित अपवर्तित आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और बेटा जो है स्नेल का नियम sin I बटे sin R कह रहा है समतल दर्पण द्वारा अगर उत्पन्न आवर्धन +1 है तो इसका तात्पर्य क्या है बच्चों, 1 का मतलब यह है कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर है, प्लस का मतलब यह है कि बना हुआ प्रतिबिंब कैसा है, आभासी और सीधा है। बच्चों अगर आपको यहाँ पर सवाल दे रखा है कि किरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए हुए हैं, इसमें कह रहा है कि अपवर्तनांक में दिया हुआ है, कह रहा है प्रकाश सबसे अधिक तीव्र जो है किसमें चलेगा। मैंने आपको बताया था कि जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसमें प्रकाश सबसे तेज चलेगा। सबसे कम बेटा किसमें, बेटा सबसे कम जो अपवर्तनांक है वो बेटा हम कह सकते हैं जल का है, यानी कि जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, इसलिए जल में जो है इन तीनों कंपैरिजन में प्रकाश जो है सबसे तीव्र गति से चलेगा। कह रहा है कि संलग्न क्षेत्र में अपवर्तन कोण और अपवर्तन कोण और माध्यम बी का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। बच्चों ऐसे सवालों हम इस्तेमाल करते हैं n बराबर sin I बटे sin R, ठीक है। बच्चों अब आराम से वैल्यू रख के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बस आई ध्यान रखना बेटा, आई ये मत लेना बच्चों, आई क्या होता है, आपतन कोण अभिलंब के मध्य बना कोण। बेटा जो ये वाला एंगल है बेटा ये होगा हमारा आई, यानी कि 90 - 45, यानी हम कह सकते हैं आपतन कोण क्या है बेटा, ये है 45 डिग्री। वहीं पर ही बच्चों अगर आप बेटा यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हो बेटा, अपवर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बेटा बीच का कोण, यानी कि हम कह सकते हैं 90 - 30 बराबर 60 डिग्री। यानी बेटा एंगल आर कितना आ जाएगा, एंगल आर आ जाएगा 60 डिग्री। आप वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। आपसे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर पूछा जाएगा बेटा, बेहद आसान है, हम लोग बेटा आराम से बता सकते हैं। अवतल दर्पण में परावर्तन जो है अंदर की ओर धसा हुआ भाग से होता है, उत्तल दर्पण में उभरे हुए भाग से हो रहा होता है। वास्तविक आभासी दोनों प्रकार के बनते हैं, इसमें क्या होता है सिर्फ और सिर्फ आभासी बनता है। प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सीधा बनता है। प्रतिबिंब बड़ा छोटा वस्तु का आकार तीनों का बनता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रतिबिंब छोटा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में क्या डिफरेंस होता है बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं।
वास्तविक प्रतिबिंब को दर्पण के आगे बनता है और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अवतल और उत्तल लेंस के जो है चित्र बेटा जो है बनाना होता है तो बेटा जी आप आराम से इसको बना सकते हैं। पार्श्व विस्थापन क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा जो है देखो, जो प्रकाश किरण बेटा हमारी कांच की स्लैब से निकली है ना बेटा, वो देखो जो कांच की स्लैब से प्रकाश किरण निकली है और जो आपतित किरण बेटा दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, तो हम कह सकते हैं आपतित किरण थोड़ा सा विस्थापित हो गई है, इसे ही पार्श्व विस्थापन कहा जाता है। इसको बेटा आपको इस तरह से दर्शा देना है, राइट। तो बच्चों ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं थ्योरी में इस चैप्टर से। बाकी बेटा आपसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को उसको प्रिपेयर कर लेना है। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं और मुझे ऐसी उम्मीद है कि अब आपके इस चैप्टर में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटा है बेटा। बस आपको इतना ही प्रिपेयर कर लेना है, सारे नोट्स अच्छे से बना लेने हैं और बस इतना तैयार कर लेना है बेटा। फिर आप देखना कि इस चैप्टर से आपको कोई भी सवाल पूछ लेगा, आप आराम से कर लेंगे। बस बच्चों आपको अच्छे से आगे पढ़ना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस लेक्चर को जो है बढ़िया से एंजॉय किया होगा। बाकी बच्चों मैं आपसे मिलूंगी जो है ट्यूसडे को, मैं एक स्पेशल क्लास लेकर के आ रही हूँ आपके लिए 10th HM पर शाम के 7 बजे, जिसमें हम लोग कंप्लीट फिजिक्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो मिलेंगे आपसे ट्यूसडे को शाम के 7 बजे। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।